नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश कोरी। मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर डॉक्टर आर एस शर्मा के सामने चुनौतियों का अंबार है, तो एग्जामिनेशन और रिजल्ट समय पर घोषित करने को लेकर भी इस दिशा में तेज़ी से उन्हें प्रयास करने होंगे। मेडिकल व्यापम स्कैम के खुलासे के बाद सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी पेशे पर उठे हैं तो वो है डॉक्टरी पेशा। पेशे की पवित्रता को कायम रखने और मुन्ना भाइयों की एंट्री को रोकने किस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति डॉक्टर आर एस शर्मा से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपको इसके काबिल चुना गया और मेडिकल विश्वविद्यालय की कमान आपको सौंपी गई। क्या कहेंगे, फर्स्ट रिएक्शन आपका? मेरा रिएक्शन ये है कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में जो भी चुनौतियाँ आएंगी सामने, उसका हम सामना करेंगे। और मुझे खुशी है कि शासन ने मुझे इस काबिल समझा कि इस पद पर नियुक्त किया और इस चुनौती को सामना करने के लिए मुझे अवसर दिया। और जैसी मेरी, आपने पहले भी मैंने बताया था कि मेरी प्रायोरिटीज़ जो हैं, मेरी प्राथमिकताएं इस यूनिवर्सिटी के ज्वाइन करने के बाद, वो एक तो ये रहेंगी कि जो कैलेंडर है, एकेडमिक कैलेंडर, वो पटरी पे आ जाए ताकि देश के विभिन्न कॉलेजों के समतुल्य ही हो जाए। ये नहीं कि कहीं परीक्षाएं पहले हो गई, हमारे यहाँ परीक्षाएं 2 महीने बाद हुई, वो नहीं हो पाए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि हमारे पास जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि बिना स्टाफ के कोई भी यूनिवर्सिटी चलना मुश्किल रहता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जो चुनौती है ये है कि जो भी 35 पदाधिकारी हैं वहाँ पर, हमारे पास 352 की सेंक्शन पोस्ट हैं, उनको पूरा हमको भरना है ताकि हमारी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाए इन सब क्षेत्रों में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारी यूनिवर्सिटी भवन का बिल्डिंग, उसको बनाने का प्रावधान है, उसकी सैंक्शन हो चुका है पूरा, और साथ में उसकी नक्शा भी पास हो चुका है, तो इसको भी चालू करना है। ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं। और जैसा मेरा उद्देश्य है कि छोटे छोटे गोल बनाएंगे, बहुत बड़े गोल बनाने की शुरू में ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन समय पे हो, परीक्षाएं समय पे हों, उस पर रिजल्ट समय पे आए, ऐसे छोटे छोटे गोल बना के आगे बढ़ेंगे। स्थापना के 4 सालों के बावजूद भी विश्वविद्यालय की वैसी प्रगति नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह अगर बात करें तो आप क्या मानते हैं, कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो? मेरा मानना ये है कि स्टाफ की कमी सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना स्टाफ के तो मुश्किल रहता है। और बिल्डिंग भी नहीं थी, अभी किसी और की बिल्डिंग में हमारा विश्वविद्यालय चल रहा है, फॉरेंसिक मेडिसिन की बिल्डिंग में चल रहा है। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं। बाकी मुझे लगता है कि अब स्पीड आने की समय आ गया है, क्योंकि पहला एग्जामिनेशन हो चुका है यूनिवर्सिटी द्वारा, जो बॉल है वो रोलिंग पे है, और सही समय पे मैं आया हूँ यहाँ पर, और इस स्थिति में हम आगे बढ़ने की स्थिति में हैं तेज स्पीड से। स्थापना के बाद शासन की ओर से काफ़ी वादे किए गए थे, लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो जबलपुर के मामले में सरकार के हाथ काफ़ी तंग हो जाते हैं। आपको लगता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी को इस मानसिकता के कारण नुकसान उठाना पड़ा? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई खास उसमें कमी की गई है। मुझे लगता है कि कुछ व्यवस्था के कारण से हुआ है कि भाई जो पद भरने थे वो शायद किसी संस्था से भरे जाने थे, उस संस्था में कोई प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो संस्था प्रॉपर समय पे वो चुनाव नहीं कर पाई, खास करके जो दिए गए थे व्यापम को। पर ये अभी जो आपको पता है कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी कि वहाँ पे भी दिक्कतें आई थी, तो शायद उस कारण से साक्षात्कार परीक्षा वगैरह नहीं हो पाई थी, इसलिए पद नहीं भर पाया। हम लोग उसको इस दिशा में प्रयास करते हैं कि जल्दी हो जाए काम, तो इसलिए हमने प्रायोरिटी के लिए लिखा है सरकार को कि इसमें प्रायोरिटी दी है। उनका एक साइकिल रहती है किस तरह से पद भरे जाएँ। हर विभाग को उन लोग नंबर दे देते हैं कि आपका इतना नंबर है, इसके बाद आपका नंबर आएगा पद भरने में, इस तरह से उनका चलता रहता है। हमने कोशिश की है कि थोड़ी प्रायोरिटी मिले अपन को, तो शायद हो सकता है कि हम नंबर थोड़ा पहले आ जाए। वर्किंग हैंड्स की आपने जिक्र किया है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में कामकाज होना चाहिए, कुलपति के तौर पे आपका समय तो कम हुआ है, लेकिन एक चिकित्सक के नाते आपने सेक्टर काफ़ी करीब से देखा है, विश्वविद्यालय के विभिन्न सेक्टर्स को, विभिन्न विभागों को, सुधार के क्षेत्र कौन से आपको महसूस होते हैं कि? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सुधार के क्षेत्र इसमें ये आएगा कि हमारी एकेडमिक कैलेंडर को सही किया जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के प्रमुख कार्य है परीक्षा लेना और परीक्षा परिणाम जारी करना, जो उसी पे भविष्य निर्भर करता है ज़्यादा छात्रों का। तो उसी में हमको आगे बढ़ना है सबसे पहले, और वो हमारे हाथ में है भी, क्योंकि उसमें कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब ये है कि समय पेपर बने, समय पेपर पहुँचे, समय पर एवेल्यूशन हो और टेबुलेशन करके रिजल्ट सामने आए। उसके केवल एक चीज़ ज़रूरत है, कुछ हमको हैंड थोड़े से ज़्यादा चाहिए, मतलब 10-15 हैंड भी ज़्यादा मिल जाएंगे तो काम फास्ट हो जाएगा।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए शासन भी लगातार प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार जो कमी है, डॉक्टरों की कमी, वो एक बड़ा जिम्मेदार एक पहलू है इसका? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत कमी है डॉक्टरों की। और जो डॉक्टर आते भी हैं वो गांव में नहीं जाना चाहते। अब गांव में नहीं जाना चाहते उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि गांव में पूरी सुविधाएं नहीं हैं। तो गांव में यदि अच्छे हेल्थ सेंटर खुलते हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिलती हैं डॉक्टर्स को, और पेमेंट तो खैर है पर सुविधाएं नहीं है। अब जब डॉक्टर को सुविधा नहीं रहती तो वो चाहता है वो गाँव में ना जाए, क्योंकि उसकी फिर योग्यता में कभी कभी जंग भी लग जाता है। लंबे समय तक यदि गांव में रहता है तो उतना ज़्यादा उसको कई तरह के केसेस नहीं मिलते, छोटे मोटे केसेस मिलते हैं, तो वो अपना नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं शहर में रहना चाहते हैं और गांव में खाली रहती पोस्ट। फिर भी अभी शासन ने काफ़ी प्रशंसनीय इसमें कार्य किया है कि डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिए हैं वहाँ पर रहने के लिए, पेमेंट भी ज़्यादा देने लगे हैं वहाँ पर, गाँव के अलग भत्ता मिलता है गाँव में रहने का। इसके अलावा कोशिश की गई है कि जो भवन है वहाँ पे बनाए जाएँ। वही मैं कोशिश करूँगा कि यदि सरकार के डॉक्टरों को भी उतना ही सम्मान मिले और उतना ही वेतनमान मिले। वेतनमान तो भी बढ़ने की उम्मीद है पूरी। अभी जो नया वेतन आना होगा उसमें डॉक्टर्स की भी बढ़ जाएगी काफ़ी। मुझे लगता है कि एक सम्मानजनक वेतन हो जाएगा। सरकार में रहने में डॉक्टर्स को थोड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो जॉब की सिक्योरिटी रहती है, सुरक्षा रहती है, प्राइवेट सेक्टर में वो नहीं है। दूसरा थोड़ा सा जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है, ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलते हैं उनको देखने के लिए, उनके हाथ ज़्यादा खुल जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का उन लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और निकट भविष्य में मुझे लगता है कि और ज़्यादा हेल्थ सेंटर खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं और ज़्यादा। इस एक्चुअली क्या है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है। पहली बात तो जो डिपार्टमेंट्स खोलना मेडिकल कॉलेज में, हाँ, मेडिकल कॉलेज में जो डिपार्टमेंट्स खुलने का है वो राज्य शासन के हाथ में है। तो मेडिकल यूनिवर्सिटी उससे डायरेक्टली उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर भी हम लोग कभी कभी कोशिश कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह में एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन कि भाई यहाँ पे ये डिपार्टमेंट खोलने से और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो अपनी बात रखने का अपन को अवसर मिल सकता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। हाँ, मेरे दिमाग में फार्मूला ये है कि शुरू से ही जब एप्लीकेशन दी जाती हैं, एप्लीकेशन के देने के दौरान, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद रिजल्ट के दौरान, और उसके बाद जब उनकी काउंसलिंग होती है, चारों दौरान बहुत टाइट स्क्रूटनी हो। टाइट स्क्रूटनी मतलब सब चीज़ें देखी जाएँ, शुरू से बायोमेट्रिक जो पैरामीटर्स होते हैं वो शुरू से नापे जाएँ उसके, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कम हो सकता है। यानी फेस, थंब वाली प्रॉब्लम्स, और साथ में ये फ़ोटो का मिलान, फ़ोटो की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी उनकी फ़ोटो ले जाए ताकि पता चले कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। उसके बाद काउंसलिंग में उसको मिलाया जाए। तो फ़ोटो की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट और साथ में बायोमेट्रिक्स, ये यदि शुरू और बाद के मैच के तो फिर 100% फुल प्रूफ हो जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी हो कि जिसने काउंसलिंग के दौरान उनका मिलान किया है प्री और पोस्ट एग्जामिनेशन का, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को उसने प्रॉपर्ली चेक किया है। नहीं तो यदि प्रॉपर्ली चेक नहीं किया और उसको पास कर दिया तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति इसको लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई काउंसलिंग कर रहा है और फाइनल और प्री और पोस्ट वाला, तो यदि प्रॉपर्ली अकाउंटेबल है और सावधानी बरतता है, तो मुझे नहीं लगता फिर कि ये कोई समस्या आगे बढ़ पाएगी। इनका विजन ये रहेगा कि हम रेगुलरली इसमें इंस्पेक्शन करेंगे, इन लोगों की चेकअप करेंगे कि भाई इनकी पूरी सुविधाएं हैं कि नहीं है। और एफिलिएशन भी परमानेंट नहीं है, जो भी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी से है वो परमानेंट नहीं है। इसमें हमको एफिलिएशन के बार बार रिव्यू होगा इनका सुविधाओं का। यदि एफिलिएशन एक बार हो गया इसका मतलब नहीं कि लाइफ लॉन्ग हो गया एफिलिएशन। यदि उसमें लगेगा कि नहीं है उनकी पूरी सुविधाएं, तो उनको पहले वार्निंग दी जाएगी, उनको प्रॉपर्ली चेतावनी दी जाएगी ये आपको सुधार करना है, और उसके बाद फिर हम उसको करेंगे। उसमें समय मिल पाएगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज में भी काफ़ी काम रहता था, तो समय निकाला जा सकता है। तो जहाँ चाहे वहाँ राय वाली साहब है। और एटीट्यूड थोड़ा ऐसा रहता है कि यदि अपन को समय थोड़ा भी मिले तो उसमें यदि हमको कोई आइडिया आता है तो आइडिया को अपन इम्प्लीमेंट करते हैं इनोवेशन में। तो सबसे पहले तो आइडिया आना चाहिए। तो आइडिया तो आ सकते हैं, अभी आ ही रहे हैं काफ़ी, कुछ लोग नोट करते जाते हैं हम लोग भी, दिमाग में जो आइडिया है उसको नोट कर लिया, फिर जैसा समय मिला फिर उसको इम्प्लीमेंट कर। तो हमें लगता है कि ऐसे ज्वाइन करने के बावजूद ऐसा नहीं होगा कि इनोवेशन में हमको कोई रुकावट आए, बल्कि हो सकता है हमें थोड़ा सा फ़ायदा मिले इन द सेंस कि थोड़ा इस तरह का समय मिलेगा हमको जो कि उसमें लिखा पढ़ी के समय और ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल सकता है। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में थे तो उतना समय नहीं मिल पाता था लिखा पढ़ी करने का, जो राइटिंग वर्क।
तो मुझे लगता है कि नहीं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि थोड़ा सा बढ़ावा हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर आर्य शर्मा से हमारी बातचीत लगातार जारी है। डॉक्टर साहब, एक क्वालिटी एजुकेशन की जो बात होती है, क्या जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आज की तारीख में आप श्योर हैं कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है? जी हाँ, अभी तो काफ़ी हद तक बहुत सुधार हो गया है और काफ़ी हमारे मेडिकल टीचर्स हैं वो भी ट्रेंड हैं आजकल टीचिंग में। आजकल MCI ने स्पेशल गाइडलाइंस जारी की हैं, जो मेडिकल टीचर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि टीचिंग एजुकेशन के लिए। पहले तो ऐसा था नहीं, जो भी मेडिकल टीचर बनता था अपने हिसाब से पढ़ाई चालू कर देता था पढ़ाना, पर अब उसके लिए MCI ने गाइडलाइंस बनाए हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उसका टीचर्स भी नियुक्त किए हैं जो कि वहाँ ट्रेनिंग लेके आते हैं, पर वो मेडिकल टीचर्स को आगे ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से पढ़ाना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर क्षेत्र में, और प्रैक्टिकल्स भी सुधार हो रहा है। हमारे प्रैक्टिकल सुविधाएँ वो भी बढ़ती जा रही हैं, डिसेक्शंस भी जो उसकी सुविधाएँ होती हैं, एनाटॉमी वगैरह में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काफ़ी आ गए हैं अब, इक्विपमेंट्स, तो ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स भी प्रॉपर हो पा रही है। जैसे CT स्कैन आ गया है, कलर डॉपलर आ गया है, इकोकार्डियोग्राफी, TMT, इस सब की सुविधाएं मिलने के कारण से जो हमारे छात्र हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। सही और इफ़ेक्टिव इलाज की जब बात आती है तो जबलपुर और आसपास के लोग बाहरी शहरों का रुख करते हैं, चाहे नागपुर हो, मुंबई हो या प्रदेश के अन्य शहर। क्या आपके कार्यकाल में ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से निकलने वाले नए डॉक्टर, युवाओं की जो टीम है, जो इस मिथक को तोड़ देंगे? बिल्कुल, हमारे ये रहेगा पूरा प्रयास कि जबलपुर में ही पूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी ये ट्रेंड ऑलरेडी आ चुका है जबलपुर में। पहले तो हर छोटी मोटी चीज़ के लिए लोग नागपुर भागते थे, अब ज़्यादातर कई लोग यहीं पे, जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, बाईपास है, काफ़ी लोग यहाँ कराने लगे हैं जबलपुर के अंदर। इसके अलावा एक मानव स्वभाव है तो कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे नहीं करा के आगे बढ़ते हैं। पनागर वाले कहते हैं जबलपुर अच्छा है, जबलपुर वाले नागपुर जाते हैं, नागपुर वाले नागपुर नहीं कराते हैं, वो दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं। तो एक मानव स्वभाव भी है कि जहाँ पे रहते हैं वहाँ से आगे जाना है, तो वो एक अलग बात हुई। पर मुद्दे की बात यह है कि जो सुविधाएँ हैं वो जबलपुर में काफ़ी अच्छी होती जा रही हैं। खास करके अब 8-10 साल पहले यदि देखें तो यहाँ तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास का नाम ही नहीं था। अब यहाँ रेगुलरली ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा कैंसर सर्जरी और भी दूसरी तरह की सर्जरीज भी अच्छी होने लगी हैं। किडनीज़ में भी जो डिजीज़ हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ गई। तो हर तरह के क्षेत्रों में हमारे यहाँ अब सुविधाएँ बढ़ती जा रही हैं। हाँ भाई, ज़रूर है कि अभी भी कुछ लोग बाहर आते हैं, और मुझे लगता है कि निकट भविष्य में एक ट्रेंड कम हो जाएगा। वर्तमान के जो हालात हैं, वैसे पब्लिक परसेप्शन की बात करें तो काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग है। जनभावनाओं की अगर बात करें तो काफ़ी नकारात्मक सोच है यहाँ के इलाज के प्रति, यहाँ के डॉक्टरों के प्रति। आपको ऐसा नहीं लगता, खासकर तब जब स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ये शहर है, अब MU के VC का भी शहर है ये, आपको पीड़ा नहीं होती इन हालात? नहीं, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड भी बदलेगा, क्योंकि ये लंबे समय से था ट्रेंड। अब धीरे, जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कम भी हो रहा है। और देखिए, एक्सेप्शन तो हर जगह हैं, अपवाद हर जगह हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी लोग असंतुष्ट हैं। और काफ़ी अब चूँकि सुविधाएं आती जा रही हैं, खर्चा भी बाहर जाने के मुकाबले यहाँ कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये नेगेटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। और हम लोग ये क्षेत्र में प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक अवेयरनेस है, जागरूकता है, उसको बढ़ाई जाए। यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हैं। हम भी जो वेरियस एसोसिएशन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, एसोसिएशन फिजिशियन ऑफ इंडिया है, उन सबसे हम अपील करेंगे कि अपने मरीजों को इस तरह की जानकारी दें और कोशिश करें कि कम खर्च में उचित इलाज हो सके। यदि हम ये इंश्योर कर सकते हैं कम खर्च में उचित इलाज हो, तो लोग जाने पसंद नहीं करेंगे फिर बाहर, क्योंकि नेचुरली बाहर जाने में बहुत सी असुविधाएँ होती हैं, खर्च भी ज़्यादा होता है। परिवार के एक सदस्य को ऑपरेशन होता है तो 5-6 लोग जाते हैं साथ में, तो उनका भी रहन सहन का खर्चा और दूसरी असुविधाएँ होती हैं। जबलपुर में उसी शहर में यदि अपन इलाज कराते हैं तो ये काफ़ी सुविधाएँ अच्छी हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की बातें अमल में आने में काफ़ी वक्त लगेगा? एक सपने जैसा है आम आदमी के लिए कि बड़े डॉक्टरों की सेवाएं लेना। सही है, शुरू में तो जरूर लगता है कि इस तरह का सपना है, और बल्कि 8-10 साल पहले तो ये लगता ही नहीं था कभी कभी ऐसा हो पाएगा। अब जैसे 8-10 साल में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, तो मुझे लगता है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो गया, अधोरचना जो डेवलप हो गई है वेरियस डिजीज़ में, तो मुझे लगता है कि अब स्पीड थोड़ी फास्ट होगी।
क्योंकि लोगों का ये कहना कि जो बाहर से डॉक्टर आते हैं विशेषज्ञ, उनकी फीस कम होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनकी फीस दुगनी होती है बाहरी लोगों की अपेक्षा। अब उसका भी मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं ज़्यादातर वो स्पॉन्सर्ड रहते हैं, वो किसी न किसी अस्पताल के वो रहते हैं एम्प्लॉइज़, तो उनको तो डॉक्टर्स के वहाँ के एम्प्लॉइज़ वहीं के अस्पताल वाले पेमेंट करते हैं, तो उन लोग तो कितना भी रह सकते हैं, वो चाहे तो फ्री में भी देख सकते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको जो रजिस्ट्रेशन शुल्क ही लेते हैं वो तो उनका आने का खर्चा निकल गया या वहाँ के जो भी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। पर मुद्दे की बात ये है कि अपने खुद के नहीं रहते वो डॉक्टर्स, वो किसी न किसी अस्पताल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के सदस्य रहते हैं, तो उनको तो रेगुलर पेमेंट वैसे ही मिलता है, तो कम वो कर सकते हैं। पर जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो यदि मान लीजिए फीस लेते हैं तो उनका तो खुद ही का खर्चा है जो भी करना है। और जहाँ तक सवाल है टोटल फीस का, तो मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है ज़्यादातर लोगों की फ़ीस के बारे में, तो ज़्यादातर फीस जो है समतुल्य है। यदि यही डॉक्टर जो उस नागपुर में जब फीस लेते हैं तो उतनी फीस लेते हैं, जबलपुर में आगे कम फीस लेते हैं। फीस का मतलब ओवरऑल टोटल जो है फीस के अलावा, उसके अलावा जो दवाइयाँ होती हैं, जाँचें होती हैं। बिल्कुल, इसमें क्या है पैकेज का सवाल आता है इन लोग का। इन लोग हर अस्पताल एक पैकेज निर्धारित करता है, तो अलग अलग क्लासेस के होते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ज़्यादा अस्पताल आजकल गवर्नमेंट से रिकगनाइज है, CGHS से गवर्नमेंट से रिकगनाइज है, तो उनकी एक पेमेंट फिक्स है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो तो एक अलग सेटअप हो गया कि भाई गवर्नमेंट से उससे ज़्यादा ले नहीं सकते उन लोग। तो एक बड़ी अच्छी सुविधा मध्य प्रदेश शासन ने, आपको नॉलेज में बता दूँ कि मध्य शासन ने एक बहुत अच्छी सुविधाएँ जारी, जो पहले बिल्कुल ही नहीं थी। रिक्शे वाला है, कोई ऑर्डिनरी गरीब आदमी, तो हार्ट का ऑपरेशन उसके लिए सपना था कि हार्ट का ऑपरेशन कभी हो सकता है। पर आज की स्थिति में रेगुलरली हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज की OPD में कम से कम 4-5 लोग ऐसे आते हैं जिनका ऑपरेशन राज्य शासन द्वारा हो रहा है, और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो रहा है उनके प्रति शासन द्वारा, तो जो कि उन लोग कर ही नहीं सकते, वो तो उनकी डेथ हो जाती है, वो बहुत बुरी हालत में रहते हैं। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका हार्ट का ऑपरेशन, राज्य बाल हृदय रोग योजना है मुख्यमंत्री द्वारा, तो वो बाल हृदय योजना भी बहुत अच्छे से हमारे यहाँ चल रही है। और छोटे छोटे बच्चों को जो छेद के हार्ट में छेद हो जाता है, वॉल खराब हो जाता है, उन सबका ऑपरेशन आजकल फ्री हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छे अस्पतालों। तो कहने का मतलब ये हो कि अब सुविधाएँ बढ़ रही हैं, राज्य शासन भी सुविधा दे रहा है, मेडिकल कॉलेज भी इसमें यह योगदान कर रहा है कि जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, प्रारंभिक अवस्था में उनको प्रॉपर जगह पे रेफर कर देता है। डायग्नोसिस की पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इको, कलर डॉपलर, ये सब उपलब्ध है, तो उससे डायग्नोसिस हो गई, डायग्नोसिस पता चल जाता है इनका ऑपरेशन होना है, राज्य शासन योजना के अंदर उनको रेफर करके जल्दी से ऑपरेशन करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बढ़ रहे हैं अपन, तो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और जैसा आपने बताया नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अब धीरे धीरे हमें लगता है कि पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेंगी। डॉक्टरी पढ़ाई को लेकर आपका क्या कहना सर? ये आम नागरिक और मिडिल क्लास की पहुंच से दूर होता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? ये बात तो है आपकी, यदि निजी मेडिकल कॉलेज में अपन एडमिशन लेते हैं तो कॉस्टली है, पर शासकीय मेडिकल कॉलेज में एडमिट लेते हैं तो आपको अभी भी आश्चर्य होगा कि बहुत ही सस्ता है। यानी शासकीय मेडिकल कॉलेज में यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो 35-40 हज़ार रुपये में ही आपका पूरा हो जाता है, जबकि निजी मेडिकल कॉलेज में 4-5 लाख रुपए लगता है, तो बहुत अंतर। इस तरह से हम यदि शासकीय मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खुलेंगे जैसे कि शासन की योजना है तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। जो ऑल इंडिया लेवल्स की परीक्षाएं उसके थ्रू यदि हम सेलेक्ट होते हैं, PMT लेवल पे सेलेक्ट होते हैं तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति और जो रिजर्व कैटेगरीज के छात्र हैं उनको तो ऑलमोस्ट फ्री ही है मेडिकल एजुकेशन, जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब मिल रही हैं, सुविधाएँ मिल रही हैं। और यहाँ बस ज़रूर है कि जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक सीटें कम हैं, पर लगता है कि धीरे धीरे और भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और डॉक्टरों की कमी पूरी हो। आप इस बात से सहमत हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के खुलने के बाद फीस के स्ट्रक्चर में और बढ़ोतरी हुई है? क्योंकि 3-4 लाख रुपए ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन अंडर टेबल की बात भी की जाती है कि अंडर टेबल भी एडमिशन्स होते हैं। अब वो तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर मैं कहने का मतलब हमारा ये है कि जो उनकी फ़ीस है, जो कि फ़ीस निर्धारण समिति ने निर्धारित की है, उनकी सुविधाओं को देखते हुए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, वही भी अपने काम में काफ़ी है। सामान्य लोग तो उसको नहीं कर पाते हैं, उनको लोन लेना पड़ता है या वो बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो एक प्रॉब्लम तो है। पर आपको अच्छी जान के खुशी होगी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसमें 50% सीट्स जो है PMT से भरे जाना है, तो ये एक बड़ी अच्छी सुविधा होगी कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। यदि आप PMT सेलेक्ट हो गए, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं भी हुआ है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हैं। उसमें फीस लगभग वही लगती है जो कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपका कार्यकाल बिना इंटरफेरेंस के ही चलेगा, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हो? क्या मुझे लगता है कि मुझे पूरा सहयोग मिलेगा।
अभी तक जैसे इनपुट्स आए हैं, जिस तरह की रॉन्ग रिएक्शंस आए हैं, हर तरह से मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पूरा सहयोग मिलेगा, इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। और इंटरफेरेंस तो नहीं कहूँगा मैं, बल्कि सहयोग मिलेगा, अपनी पॉजिटिव सजेशंस लोग देंगे। और मैं अपील करता हूँ इस माध्यम के जरिए से हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को और जो भी हमारे शुभचिंतक हैं कि वो अपने सुझाव ज़रूर दें, या तो डायरेक्टली मिल के दें या वेबसाइट पे दें या मैसेजेस के जरिए से अपने सुझाव दें। उन सुझावों पे हम लोग विचार करेंगे और जो भी पॉजिटिव विचार होंगे जिसमें हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी शासन की नीतियों के अंतर्गत, उनको हम जरूर इम्प्लीमेंट करें। जाते जाते आखिरी सवाल एक जानना चाहेंगे कि प्रदेश में कितने कॉलेजेस हैं, सब मिलाकर विश्वविद्यालयों की संख्या भी अगर बात की जाए, उसका डाटाबेस तैयार करने की बात की जा रही थी, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? वर्तमान स्थिति जैसे हमारे जो अंतर्गत आने वाले कॉलेज हैं, लगभग 340 कॉलेज हम अंतर्गत आने वाले हैं, जो कि आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा, ये सब चीज़ इंक्लूडेड है अंडर ये यूनिवर्सिटी। तो लगभग 300 कॉलेज हमारे पास, 340 कॉलेज का लिस्ट है। इसमें पैरामेडिकल भी हैं, इसमें नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, ये सब मिला के बताऊँ तो बाकी शासकीय मेडिकल तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ पे हैं सब, जितनी संभाग हैं वहाँ पे एक एक मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा शहडोल में और सागर में भी एक एक मेडिकल कॉलेज, सागर में तो खुल चुका है, शहडोल में भी खुलने वाला है, देवास में खुलने वाला है, तो उज्जैन में भी प्रावधान है। तो ये सब मेडिकल कॉलेज अभी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 4 वर्षों में लगभग 10 से 15% और कॉलेजेस खुलेंगे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे मेडिकल विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर आर एस शर्मा। खबरों का सिलसिला हेल्थ न्यूज़ पर चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।